शीर्षक दड़ी, समाप्ति की भांति, फांसी की रस्सी। लेखक बिमल मित्र। बंशी का चेहरा पीला और कठोर हो चुका था। उसकी आंखें स्थिर थीं, अभी मानो जड़ से उखड़ा हुआ कोई पेड़ टूटकर गिर पड़ेगा। वो भयभीत हरा एक विभत्स दृश्य की तरह स्मृति के पर्दे पर आता जाता है। उस चेहरे को याद करते हुए इस आधी रात के घने अंधेरे में भी सुप्रिया सिहर उठा। सुप्रिया के जीवन में पहला फांसी का हुक्म। इससे पहले भी हत्या के आरोपी आए थे। औरत को लेकर दो दोस्तों में खूनी संघर्ष हुआ था। उस बार आजीवन कारावास का हुक्म देना पड़ा था, लेकिन वो फिर भी अच्छा था। कम से कम इस पृथ्वी के प्रकाश हवा का स्पर्श तो मिलेगा। उम्र भले ही कम हो जाए, लेकिन गला घोंटकर कानून की दुहाई देकर हत्या, वो बहुत भयानक है। सुप्रिया ने फांसी कभी देखी नहीं थी। फांसी के आरोपी फांसी के समय क्या सोचते हैं, कौन जाने। आखिरी पल कितने हास्यास्पद अनुरोध करते हैं फांसी के आरोपी। कोई एक फांसी के एक दिन पहले फूलों की एक माला, एक आधे रेशम का कुर्ता और एक इत्र मांगा था। लेकिन अब और सोचा नहीं जाता। पूरा सिर मानो पत्थर की तरह भारी हो गया है। फांसी का फैसला देने के बाद सुप्रिया ने कानून के मुताबिक दोनों आंखें बंद कर ली थीं। फिर दवात और कलम वे लोग हटा ले गए थे। लेकिन 3 एस्पिरिन की गोलियां खाकर भी पूरा शरीर मानो कैसा असहनीय उठ उठा है। शाम को सुप्रिया घर पर और रुक नहीं पाया। चाय पीकर ही अकेला निकल पड़ा। नदी के किनारे एकांत में ठंडी हवा से सिर हल्का होने की ही बात थी, लेकिन यहाँ भी बंशी के पीले कठोर चेहरे का रूप याद आ रहा है। आंखें स्थिर हैं। अभी इस अंधेरे के दृश्यपट पर बंशी के हजारों मुख मानो चुपचाप जोरदार हंसी के साथ उछल रहे हैं। कल पूरी रात जागकर सुप्रिया ने फैसला लिखा था। फिर आज की बंशी की चीख और आंखों से झरझर करके पानी बहना, ठीक उसके बाद से ही सिर दर्द शुरू हो गया है। लेकिन न्याय में अगर गलती हो गई हो तो, दंड संहिता के सूक्ष्म विचार में अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, ऐसा हो सकता है पुलिस ने झूठे गवाह गढ़े हो। वो बेशक नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता हत्या करने का इरादा शायद बंशी का नहीं था। सिर्फ प्रतिशोध के वश में भयंकर उत्तेजित हो गया था बंशी, और खतरनाक ढंग से लक्ष्मण को चोट पहुंचाई थी। उस थोड़े से अंतर के लिए बंशी का बचकर रहना या मरना का सवाल निर्भर कर रहा है। जेब से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट जलाई सुप्रिया ने। ये पहला फांसी का हुक्म, नौकरी में पदोन्नति पाकर पहला मुकदमा। आज प्रमीला से अच्छी तरह बात नहीं की सुप्रिया ने। कहीं बंसी की पत्नी बासंती शायद बहुत रो रही होगी। गवाही देने आई थी बासंती। कटघरे पर बंसी की ओर देखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। जिरहम में बासंती ने कहा था, सब गलती मेरी है हुजूर, मुझे लेकर ही उनकी झगड़ा है, मुझे जेल दीजिए हुजूर। सिगरेट का आखिरी हिस्सा फेंककर सुप्रिया घर की ओर लौटा। ये इलाका एकांत है, बड़े बड़े शीशम के पेड़ दोनों ओर, बीच में से अंधेरी सड़क। जनहीन सड़क पर चलते चलते सुप्रिया को मानो लगा कि पीछे चुपचाप कदमों से कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि सचमुच तो अभी बंसी को फांसी हुई नहीं है। अभी भी बहुत सारे सूरजों की बहुत सारी रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ेगी, बहुत सारी हवा सांसों के साथ बंसी दास ग्रहण करेगा। यहाँ आकर सड़क बाजार की ओर घूम गई है। उधर वकील मोहल्ला। भवनाथ बाबू बंसीदास की तरफ से खड़े थे, लेकिन गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे बंसीदास को बचाया जा सके। लेकिन सुप्रियो की शक्ति कितनी ही है। गवाह भूषण गाजी की बातें भी याद आईं। उसने सब देखा है। 3 बार चाकू चलाया था बंसीदास ने लक्ष्मण की छाती पर। फिर घर लौटकर अचानक क्या याद आया बंसी को, कपड़े बदलकर फिर बाहर निकला। बासंती ने कहा था, भात परोसा है, खाकर जाओ। रोकाता हूं कहकर बंसी मानो फिर आया था इसी जगह, इसी शीशम के जंगल के रास्ते पर। उसके बाद उस मरे हुए लक्ष्मण के शरीर को लेकर। नमस्कार। चौंक उठा सुप्रियो। भवनाथ बाबू सामने आकर खड़े हो गए हैं। सुप्रियो ने भी दोनों हाथ उठाकर नमस्कार किया। भवनाथ बाबू बोले, एक बात थी सर आपके साथ। सुप्रिया ने उत्सुकता से देखा। बंशीदास की बात। बंशीदास से जेल में मिलने के लिए उसकी पत्नी ने कल दरख्वास्त की थी, तो सुप्रिया क्या कर सकता है? बंशीदास पुलिस हिरासत में जेल खाने में है। अब बंशीदास का जीवन बहुत कीमती है। अत्यंत देखभाल और बहुत सावधानी बंशीदास के जीवन के लिए बरती जाएगी। जब वो स्वतंत्र था तब वो खा रहा है या भूखा है, ये देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब वो आरोपी है, कोई ऐरा गहरा आरोपी नहीं, हत्या का आरोपी। उसके खाने रहने बचने की व्यवस्था में
पुलिस की कोई चूक नहीं होगी। सुप्रिया बोला, बोलिए। भवनाथ बाबू बोले, यहाँ राशन के दुकान पर जो कपड़े आए हैं सर, वे पहने नहीं जाते। अंदर ही अंदर अच्छे कपड़े कालाबाजारी हो रहे हैं, खबर मिली है। कुछ बेकार की बातें कहकर भवनाथ बाबू चले गए। सुप्रिया को आश्चर्य लगा। उसके मुवक्किल का आज फांसी का फैसला निकला और आज ही निश्चिंत मन से भवनाथ बाबू कपड़ों की बात सोच रहे हैं। सुप्रिया ने सोचा, एक बार भवनाथ बाबू को बुलाऊं क्या? वो अनुभवी वकील है। सुप्रिया ने अपील के लिए 15 दिन का समय दिया है। अपील करने की बात एक बार याद दिला देता तो होता। लेकिन भवनाथ बाबू तब तक बहुत दूर चले गए थे। घर लौटकर सुप्रिया को खुद को मानो कुछ कमजोर महसूस हुआ। प्रमीला ने शरीर पर हाथ रखकर कहा, ये क्या? शरीर तो गर्म है तुम्हारा, बुखार हुआ क्या? सुबह होते बुखार बढ़कर 103 डिग्री पर पहुंच गया। सिर में असहनीय दर्द, पूरा सिर मानो कोई काट रहा है। परसों रात जागने के कारण ही तुम्हें ये हुआ है। रात जागने के कारण बुखार नहीं हुआ, ये सुप्रिया अच्छी तरह जानता था। फिर भी उसका शरीर आसानी से ठीक नहीं होगा ऐसा लगा। उसी दिन लंबी छुट्टी की दरख्वास्त कर दी सुप्रिया ने। लंबी 3 महीने की छुट्टी। कलकत्ता आकर सुप्रिया ने बहुत दिन विश्राम किया। बुखार आजकल नहीं आता। यहाँ आकर पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, ढेरों किताबें मिलती हैं, लेकिन मन के अंदर डर है। फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर वही शीशम के पेड़ों का जंगल, वही भवनाथ बाबू, वही अदालत। बंशीदास ने हाईकोर्ट में अपील की है। ये खबर पाकर सुप्रिया को काफी राहत मिली। प्रमिला गाड़ी लेकर इधर उधर निकलती है। तरह तरह के लोगों से उसे मिलना जरूरी है। सुप्रिया की नौकरी में अकल्पनीय उन्नति हुई है, ये खबर शायद चारों ओर फैलाना जरूरी है। रिश्तेदारों, गैर रिश्तेदारों, परिचितों, अपरिचितों की ईर्ष्या जागृत होने पर प्रमिला की सार्थकता साबित होगी। सिनेमा के आखिरी शो में जाकर बैठा था सुप्रिया। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ पता नहीं चला। ट्रैम बस बंद हो गई हैं। टैक्सी ले सकता था, लेकिन गर्मियों की रात, फिर बहुत दिनों बाद अंधेरे में अकेला पैदल चलना सुप्रिया को अच्छा लगा। चौरंगी पर पैदल चलने लगा सुप्रिया। बहुत शांत सड़क। अचानक बहुत दूर आकर सुप्रिया को लगा कोई चुपचाप कदमों से उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा सुप्रिया ने, कोई तो कहीं नहीं है। बहुत दिन पहले की उस शीशम के जंगल वाली सड़क की बात याद आई। उस दिन सुप्रिया ने बंशीदास की हत्या के मुकदमे में फैसला दिया था। बंशीदास नाम याद आते ही डर से सिहर उठा सुप्रिया। लेकिन वो तो अभी भी जेल में है। अभी भी पुलिस प्रहरी पहरा दे रहे हैं बंशीदास की अमूल्य आयु पर। वो तो अभी भी जिंदा है। उसने अपील की है। हाईकोर्ट पूजा की छुट्टी के बाद खुलते ही फिर उसके मुकदमे की अपील पर सुनवाई होगी। कौन जानता है, शायद अन्याय हुआ हो बंशीदास के ऊपर। भारतीय दंड संहिता की 302 धारा का प्रयोग करना शायद अनुचित हुआ हो। बहुत दूर चलते चलते भवानीपुर की सड़क पर सुप्रिया ने देखा, यहाँ रात बहुत हो चुकी है। 2-1 पान की दुकान तब भी खुली हैं। अब एक टैक्सी कर लेनी चाहिए। अचानक सुप्रिया ने देखा, जनहीन सड़क पर अत्यंत धीमी गति से साइकिल चला रहा है एक पुलिस सार्जेंट, और उसी के पीछे पीछे चल रहा है एक और सिपाही, एक छोटी थैली हाथ में लिए। थैली के भीतर मानो कुछ भारी है। धीमी गति वाली साइकिल पर पुलिस सार्जेंट इधर उधर देख रहा है। अचानक साइकिल की गति थम गई। फुटपाथ के किनारे से एक कुत्ता गहूं गहूं आवाज में चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ा। सार्जेंट का संकेत पाकर पीछे के सिपाही ने अपनी थैली से क्या एक चीज फेंकी उस कुत्ते की ओर। कुत्ता दौड़कर पल भर में मुंह में डाल लिया। शायद लालच भरी स्वादिष्ट कोई खाने की चीज, लेकिन साथ ही भयंकर चीख मारकर कुत्ता भौंरा की तरह गोल गोल घूमने लगा। उसके कुछ देर बाद और हिला नहीं कुत्ता। थोड़ी देर तक सुप्रिया ने देखा। सार्जेंट का संकेत पाकर सिपाही आकर सुप्रिया से बोला, बाबूजी उधर मत देखिए, हट जाइए। सुप्रिया का सिर सचमुच उस दिन की तरह फिर से घूमने लगा है। बहुत दूर जाकर सुप्रिया को लगा ठीक पहले की तरह मानो एक और कुत्ते की भयंकर चीख उठी। लेकिन कुछ देर बाद पूरी तरह सन्नाटा। तो क्या पूरी रात ऐसे ही चलेगा? सामने से एक टैक्सी लेकर सुप्रिया चढ़ गया। आज और पैदल चलने की शक्ति नहीं है उसे। प्रमिला ने शरीर पर हाथ रखकर कहा, ये क्या, फिर से तुम्हें बुखार आया? रात में पैदल घूमने से ही तुम्हें बीमारी हुई है। कैसा तुम्हारा पैदल चलने का शौक है? गाड़ी होते हुए इतना चलना?
सड़क पर पैदल चलने के कारण बुखार नहीं हुआ, ये सुप्रिया अच्छी तरह जानता था। फिर भी उसका शरीर आसानी से ठीक होगा ऐसा उसे नहीं लगा, जबकि छुट्टी भी उसकी खत्म होने वाली है। फिर वही अदालत, शीशम के पेड़ों का जंगल, वही भवनाथ बाबू, वही बंसीदास, बासंती, लक्ष्मण की मृत आत्मा। सब सामान इकट्ठा किया जा रहा है। विदेश में बहुत चीज़ें पैसे होने पर भी समय पर नहीं मिलती। छोटे मोटे स्टेशनरी का सामान, टूथपेस्ट से शुरू करके तौलिया, गमछा, पायदान, झाड़न, दैनिक उपयोग की सारी चीज़ें। उसके बाद हैं प्रमीला की साड़ियाँ, ब्लाउज, गहने, सुप्रिया के खुद के टोपी, छाता, जूते, फ्लास्क, क्या नहीं। प्रमीला ने अपनी चीज़ें मौका देखकर खुद ही खरीद लिए। सुप्रिया को छोटी मोटी चीज़ें खरीदने जाना पड़ा। सुबह निकल के इस दुकान से उस दुकान घूमकर सब खरीदना पड़ा, मानो फिर से बहुत दिनों बाद जाना हुआ। शायद 1 साल बाद कलकत्ता आने का अवसर मिलेगा। सुप्रिया चीज़ें खरीदकर जब घर लौटा तब बहुत देर हो चुकी थी। नौकर गाड़ी से सामान बिस्तर लाकर उतारकर रख गया। प्रमीला ने पूछा, ये क्या है जी? एक लड़ी रस्सी खरीदी है, किस लिए? रस्सी? सुप्रिया खुद ही हैरान हो गया। रस्सी खरीदने की तो बात नहीं थी। रस्सी उसने कब खरीदी? पतले सफेद धागे की बनी उत्कृष्ट कुछ गज रस्सी। सुप्रिया चौंक उठा। इतनी रस्सी उसने क्यों खरीदी है? प्रमीला ने कहा, रस्सी लेके गले में देंगे क्या? वही तो। सुप्रिया के मानो सिर के अंदर सब गड़बड़ हो गया है। चमकीली चमकदार रस्सी मानो जीवित एक सांप की तरह सुप्रिया की ओर फान उठाकर देख रही है। क्या सिर में फिर से दर्द हो रहा है? शायद उसे फिर बुखार आएगा। खाने पीने के बाद सुप्रिया आराम कुर्सी पर लेटकर अखबार लेकर बैठा। सुबह से आज अखबार देखा भी नहीं गया था एक बार। अखबार खोलते सुप्रिया चौंक उठा। बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा है, कोई एक फांसी का आरोपी आत्महत्या कर चुका है। फांसी की पूर्व संध्या पर विषपान करके आत्महत्या कर ली है। खबर पढ़ते पढ़ते अचानक सुप्रिया को बंशीदास की बात याद आई। बासंती तो बंशी को बचा सकती है। मुलाकात के समय छिपकर विष लेकर जाकर मिल सकती है वो। तब और जेल की फांसी की रस्सियों से स्पर्श नहीं करेगी। बच जाएगा बंशी, फांसी की रस्सी के अपमान से बच जाएगा। इसके अलावा सिर्फ बंशी ही बचेगा, सुप्रिया को भी तो मुक्ति दे जाएगा। रोजाना की इस मानसिक अशांति के उपद्रव से बंशी उसे मुक्ति दे सकता है। छुट्टी खत्म हो गई है, रात की ट्रेन से जाना है। फिर वही अदालत, वही शीशम के पेड़ों का जंगल, वही भवनाथ बाबू। प्रमिला रिश्तेदारों के घर मिलने चली गई है। सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक एक खबर पर सुप्रिया की आंखें अटक गईं। बंशीदास के मुकदमे की अपील का फैसला आ गया है। सुप्रिया के पूरे शरीर में मानो रोमांच हुआ। पूजा की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट खुलने के साथ ही बंशीदास का न्याय शुरू हुआ था। इतने दिनों में उसका पर्दापण हुआ है। सुप्रिया ने एक मुक्ति की सांस ली। अचानक उसे लगा मानो बहुत दिनों बाद वो रोग मुक्त हुआ है। खिड़की से शरद की धूप आकर फर्श पर पड़ी है। वो धूप का सोना मानो विधाता का आशीर्वाद लगा सुप्रिया को। बगल की बालकनी में नौकर सामान, बक्से, बिस्तर व्यवस्थित रख रहा था। सुप्रिया वहां गया। वही उस दिन की खरीदी हुई रस्सी से एक बिस्तर का गट्ठा कस कर बांध रहा है नौकर। सुप्रिया ही रस्सी खरीद कर लाया था, लेकिन नौकर ने उसे काम में लगा दिया है। सुप्रिया की और कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। बहुत देर करके प्रमिला लौटी। निचली मंजिल पर प्रमिला की आवाज सुनाई दे रही है। आराम कुर्सी पर सहारा लेकर खिड़की के बाहर देखते हुए सुप्रिया को लगा, अन्याय तो उसने नहीं किया। कानून पास करना उसका व्यर्थ नहीं गया। बंशीदास को फांसी हुई है, सुप्रिया बच गया है। कम से कम उसका मान सम्मान बना रहा। उसका फैसला निर्दोष है। सुप्रिया ने एक राहत की सांस ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आप अगला वीडियो देख सकें। धन्यवाद।